एनालॉग एंड डिजिटल सेंसर, मैंने अभी आपको बताया था कि डिफरेंट क्राइटेरिया के ऊपर हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ आती है एनालॉग और डिजिटल सेंसर के ऊपर भी आप इनको कैटेगराइज, इनके बेस पर भी आप इनको कैटेगराइज कर सकते हो। एनालॉग सेंसर की बात करें तो एनालॉग सेंसर कंटिन्यूस सिग्नल जनरेट करते हैं। एनालॉग सेंसर सिग्नल्स को जो फिजिकल पैरामीटर्स के जो अवेलेबल हैं सराउंडिंग में, उनको कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल के अंदर। एनालॉग सेंसर का ये काम है। एनालॉग सेंसर की जो आउटपुट होती है वो एनालॉग सिग्नल होता है, मींस दैट इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ टाइम एंड एम्पलीट्यूड। टाइम एम्पलीट्यूड किसी भी चीज़ का हो सकता है, वो करंट भी हो सकता है या वोल्टेज हो सकता है, किसी चीज़ का भी एम्पलीट्यूड हो सकता है। तो उन दोनों का कंटिन्यूस फंक्शन है। इसलिए जो एनालॉग सेंसर्स हैं वो आप ये कह सकते हो कि नॉइस के इम्यून ज़्यादा नहीं होते, नॉइस का उनके ऊपर इफेक्ट पड़ जाता है। फिजिकल पैरामीटर जैसे टेम्परेचर है, स्ट्रेस है, प्रेशर है, डिस्प्लेसमेंट, ये सब एग्जांपल हैं कंटिन्यूस सिग्नल्स के। ये कंटिन्यूस सिग्नल्स की फॉर्म में आपको अवेलेबल रहते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर्स के अंदर आपको ये बताया था कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स में क्या डिफरेंस है जो हमारे सेंसर्स के लिए यूज़ होते हैं। तो वही एनालॉग सिग्नल्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो सेंसर जो एनालॉग सेंसर होंगे वो इनपुट सिग्नल फिजिकल पैरामीटर को लेके, जैसे टेम्परेचर, स्ट्रेस, प्रेशर, डिस्प्लेसमेंट वगैरह जो भी हैं यहाँ, उनको लेके और आउटपुट में क्या देता है, एनालॉग सिग्नल देता है। एनालॉग दैट इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ टाइम एंड एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट आता है इसके एग्जांपल्स। प्रॉक्सिमिटी सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर इसके काम आता है कि वो डिस्टेंस बताता है कि मीन्स आपका डिस्टेंस, कोई ऑब्स्टेकल आ गई उसको सेंस कर लेगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस मेजर करता है। इंफ्रारेड टाइप सिग्नल यूज़ करता है, और या सोनार इसके अंदर है, दो टाइप का होता है। नेक्स्ट है एक्सेलरोमीटर। एक्सेलरोमीटर अभी बात की थी, एक्सेलरेशन को चेक करता है। डेल्टा वी को चेक करता है। ये डेल्टा वी मीन्स चेंज इन वेलोसिटी को चेक करता है, और इसके अंदर पोजीशन के लिए काम आता है, पोजीशन चेक करने का काम आता है, या टिल्ट के लिए काम आता है, या ओरिएंटेशन के लिए। बाइक चल रही है, बाइक चलते चलते उसमें मान लिया सेंसर लगा रखा है आपने, एक्सेलरोमीटर लगा रखा है, बाई चांस वो स्लिप हो गई, गिर गई, तो एक्सेलरोमीटर काम करेगा और सेंसर एक सिग्नल जनरेट करेगा। वो सिग्नल को आप आगे कहीं भी यूज़ कर सकते हो आईओटी सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट है इसमें प्रेशर सेंसर। प्रेशर सेंसर के अंदर जो भी प्रेशर के बेस पर काम करता है। आपको कोई चीज़ वेट मेजर करना हो किसी चीज़ का, आजकल जो प्रेशर सेंसर आए हुए हैं, जो आप वेजिटेबल की किसी शॉप पे जाओगे या ग्रोसरी शॉप पर जाओगे, तो आपको वहाँ पर जो वेइंग बैलेंस मिलेगा वो प्रेशर सेंसर के ऊपर ही काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है लाइट सेंसर। लाइट सेंसर का एग्जांपल मैं दे चुका, स्ट्रीट लाइट्स के अंदर आपको बड़ा इजीली देखने मिल जाएगा। फोटो सेल और फोटो रजिस्टर इसके एग्जांपल हैं। जब भी उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा। ये सभी जो मैं अभी बहुत फास्टली आपको कवर करवा रहा हूँ, इनको हम आगे डिटेल में ही पढ़ेंगे इन चीज़ों को। अभी मैं जस्ट एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ इन चीज़ों के। नेक्स्ट है टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर टेम्परेचर मेजर करेगा, एयर टेम्परेचर, एम्बियंस टेम्परेचर को मेजर करेगा। उसके बाद है रिबन सेंसर। रिबन सेंसर आजकल आप जहाँ भी आप थंब प्रिंट लगाते हैं, आप कभी सिम लेने जाते हैं तो वो आपका थंब का इम्प्रेशन लेता है, तो वो रिबन सेंसर है। या आप ने आधार कार्ड जब बनवाया था तो वहाँ भी जो सेंसर यूज़ हुआ था, दैट इज़ रिबन सेंसर, वो फिंगर के टच को सेंस करता है। उसके बाद आता है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर तो ये तो बहुत नॉन चीज़ आपने देखी होगी। वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए जनरली हम यूज़ करते हैं इसको, डिमर सर्किट भी बोल देते हैं, या कार स्टीरियोज़ के अंदर भी पहले इस टाइप के हम यूज़ करते थे। इक्वलाइज़र भी हम इस इक्वलाइज़र की तरह भी यूज़ होता है। तो ये एक वेरिएबल रजिस्टर होता है, आप ये कह सकते हो। दिस इज वेरिएबल रजिस्टर, जिसको आप वेरी करके अपने अकॉर्डिंगली जितना भी आपको रेजिस्टेंस चाहिए उतना सेट कर सकते हो। नेक्स्ट इज डिजिटल सेंसर्स। डिजिटल सेंसर की जो आउटपुट होती है वो कंटिन्यूस सिग्नल नहीं होता, कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ टाइम एंड
टाइम एंड एम्पलीट्यूड नहीं होता, दैट इज़ अ डिस्क्रीट फंक्शन। डिस्क्रीट फंक्शन है तो डिस्क्रीट आउटपुट होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आउटपुट होगी वो 1 और 0 के लॉजिक में होगी, या तो ऑन होगा या ऑफ होगा, इस टाइप में होगी। डिजिटल सेंसर कंसिस्ट ऑफ सेंसर, केबल एंड ट्रांसमीटर। उसमें ये चीज़ें होती हैं, सेंसर होता है, केबल होता है, ट्रांसमीटर, ये जनरली हर एक उसके अंदर होती है, सेंसर के साथ आपको यूज़ करने को मिलेगी। तो द मेजर्ड सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू डिजिटल सिग्नल इनसाइड द सेंसर इटसेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल कंपोनेंट। जो ये हाँ, ये खास बात ये है कि यदि आपके अंदर कहीं मिसकन्फ्यूज़न हो, ये कन्फ्यूज़न हो, आपको मिसकंसेप्ट हो कि एनालॉग सिग्नल को बाद में डिजिटल में कन्वर्ट नहीं किया जाता, नहीं। जब भी आप कहीं कंप्यूटर यूज़ करोगे तो एनालॉग सेंसर की जो आउटपुट आएगी उसको भी आपको फाइनली तो डिजिटल में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। फाइनली जो कंप्यूटर में सिग्नल जा रहा है वो तो डिजिटल ही जाएगा। तो फिर डिफरेंस क्या हुआ डिजिटल और एनालॉग सेंसर के अंदर, जो फाइनल डिजिटल सिग्नल ही बनना है उसको। तो डिफरेंस ये है कि जो डिजिटल सेंसर की जो आउटपुट आएगी वो डिजिटल सेंसर खुद देगा आपको डिजिटल सिग्नल, जबकि एनालॉग सेंसर की जो आउटपुट आएगी वो एनालॉग सिग्नल मिलेगा आपको वहाँ। ये डिफरेंस है कि आपको सेंसर लेवल पर ही यदि एनालॉग सिग्नल आउटपुट में मिल रहा है तो उसको एनालॉग सेंसर बोलते हैं, और यदि सेंसर लेवल पर ही आपको डिजिटल सिग्नल मिल रहा है तो उसको हम डिजिटल सेंसर बोलते हैं। एक्चुअल में सेंसर का मतलब हम कई बार बहुत कम्प्लेक्स चीज़ सोच जाते हैं। सेंसर है जो इस चीज़ को सेंस कर सके, इस चीज़ को सेंस करे। बड़ा सिंपल सी बात करता हूँ मैं, एक ऑन ऑफ स्विच लेता हूँ तो वो भी एक सेंसर है। सेंसर क्या कर रहा है, वो एक फिजिकल चेंज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। तो जो सेंसर है उसका ज़रूरी नहीं है बहुत कम्प्लेक्स होना, उसको सेंसर एज सिंपल एज पॉसिबल। सेंसर एक स्विच दिखाया है यहाँ देखिए, इस स्विच के अंदर ये क्या है, ये भी एक सेंसर की तरह काम करेगा। ये जैसे ऑफ है तो करंट पास नहीं करेगा, मीन्स 0 देगा, ऑन है तो 1 देगा। इस टाइप में ये यहाँ लीवर है, लीवर प्रेस कर रखा है आपने तो उसको 1 कंसिडर करेगा, और छोड़ दिया तो 0 करेगा। और इसका अपोजिट भी कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद लिमिट स्विच सेंसर है, ये भी एक स्विच की तरह ही यूज़ होता है। तो दीज ऑल आर द डिजिटल सेंसर्स, जिसमें या तो सिग्नल 1 है या 0 है, या तो सिग्नल आ रहा है या नहीं आ रहा। इसमें ऐसा नहीं कि कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। या तो सिग्नल प्रेजेंट है या नहीं है। एनालॉग सिग्नल में जबकि ऐसा नहीं है, एनालॉग सिग्नल के अंदर जो आउटपुट है या वो कॉरेस्पॉन्डिंग है, यदि टेम्परेचर ज़्यादा है तो आउटपुट कुछ ज़्यादा आ गई, टेम्परेचर कम है तो कुछ कम हो गई। टेम्परेचर 20 है तो कुछ है, 25 है तो कुछ है, 22 है तो कुछ है, 21 है तो कुछ है, डिफरेंट, मतलब हर एक पर डिफरेंट है। जबकि जब हम डिजिटल सेंसर की जब बात करेंगे तो वहाँ ऑप्शन ही नहीं है, वहाँ तो या तो 0 है या 1 है, या तो ऑफ है या ऑन है, यही ऑप्शन है। नेक्स्ट है चूजिंग ए सेंसर। सेंसर को चूज करने के लिए क्या क्या कंसिडरेशंस होनी चाहिए। जब भी हम किसी सेंसर का सिलेक्शन करते हैं या सेंसर डिज़ाइन करते हैं तो सेंसर डिज़ाइन करते हुए भी ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, यदि आप सेंसर डिज़ाइन इंजीनियर हैं तो। और यदि आप सेंसर का सिर्फ यूज़ ही कर रहे हैं तब भी आप इन पैरामीटर्स को ध्यान रखिए। जब भी आप अपना सिस्टम डिज़ाइन करते हो तो ये पैरामीटर आपको कंसिडर करने हैं, इन पैरामीटर को कंसिडर करके ही आप अपने सेंसर का सिलेक्शन करें तो बेटर रहेगा। सबसे पहले है, मैंने आपको लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि जब भी आप कोई सेंसर यूज़ कर रहे हैं तो वो ऐसा होना चाहिए कि जो आपका मेजर्ड पैरामीटर है सिर्फ वो उसी के लिए सेंसिटिव हो, बाकियों के लिए वो रग्ड हो या बाकियों के लिए वो रफ एंड टफ हो, बाकी पैरामीटर्स का उसके ऊपर इफेक्ट ना आए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि टेम्परेचर रेंज उसकी ऐसी होनी चाहिए कि उसके ऊपर उसका, यदि वो टेम्परेचर को सेंस नहीं कर रहा तो यदि वो टेम्परेचर को सेंस नहीं कर रहा तो उसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट ऐसा ना हो कि टेम्परेचर थोड़ा हाई होते ही या बहुत लो होते ही वो काम करना बंद कर दे। कोई भी सेंसर है उसको हो सकता है बहुत हिली एरिया के अंदर बहुत लो टेम्परेचर पर भी काम करना पड़े, और हो सकता है उसको हमारे डेजर्ट में जैसे राजस्थान में या हिसार में भी देख लो, टेम्परेचर हमारा 50 के अराउंड हो जाता है, तो हो सकता है वहाँ भी काम करना पड़े। तो उसकी टेम्परेचर रेंज बहुत वाइड होनी चाहिए ताकि हम उसको डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर हम उसको यूज़ कर सकें। जहाँ बहुत ज़्यादा कोल्ड है वहाँ भी यूज़ कर सकें, जहाँ हॉट है वहाँ भी यूज़ कर सकें। ह्यूमिडिटी इफेक्ट्स, ऐसा ना हो कि ह्यूमिडिटी आते ही कोरोजन स्टार्ट हो जाए, तो आपका ऐसा सेंसर लेने पड़ेंगे
जो जिसके ऊपर ह्यूमिडिटी का इफेक्ट ना हो। यदि वो ह्यूमिडिटी सेंसर है तो ऑब्वियसली वो ह्यूमिडिटी को सेंस करेगा ही, लेकिन यदि कोई और सेंसर है तो उसके ऊपर ह्यूमिडिटी का इफेक्ट नहीं होना चाहिए। कोरोजन ना हो उसका, ऑब्वियसली बात है कोरोजन ना हो किसी भी चीज़ से, मीन्स ऐसा तो नहीं हो सकता किसी भी चीज़ से ना हो, मीन्स जो जिसके रेगुलर टच में रहेगा, जिस एनवायरमेंटल कंडीशन में वो जनरली रहेगा, उस एनवायरमेंटल कंडीशन में उसका कोरोजन नहीं होना चाहिए। साइज़ साइज़ स्मॉल हो उसका, स्मॉल साइज़ प्रेफर करेंगे क्योंकि स्मॉल साइज़ के अंदर उसको कॉम्पैक्ट सिस्टम डिज़ाइन किया जा सकता है। स्मॉल साइज़ में हम उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है ओवर रेंज प्रोटेक्शन। समटाइम्स जो उसकी रेंज डिफाइंड है उससे ज़्यादा यदि कोई पैरामीटर चला जाता है जिसको वो मेज़र कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम ह्यूमिडिटी मेज़र कर रहे हैं, ह्यूमिडिटी की रेंज उसकी डिफाइंड है कि 80% तक, 90% तक, 95% तक, इस टाइप में कोई, या टेम्परेचर हमने डिफाइन कर रखा है कि 50 डिग्री टेम्परेचर सेट कर दिया हमने। टेम्परेचर सेंसर की बात कर रहा हूँ मैं, टेम्परेचर सेंसर की बात कर रहा हूँ कि 50 डिग्री तक ये टेम्परेचर मेज़र कर लेगा, और यदि उससे ज़्यादा टेम्परेचर चला जाए तो क्या होगा, वो है ओवर रेंज प्रोटेक्शन। यदि रेंज को एक्सीड कर जाए कोई पैरामीटर तो वो उसमें भी उसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो जाए, वो ख़राब हो जाए, ठीक है, उसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। ससेप्टिबिलिटी टू ईएम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस आप जानते हो, मैं पहले भी डेफिनेशन बता चुका हूँ नॉइज़ की, तो अब फिर बता रहा हूँ कि कोई भी अनवांटेड सिग्नल, कोई भी अनवांटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल आपके लिए नॉइज़ है, आपके सिस्टम के लिए नॉइज़ है, आपके सेंसर्स के लिए नॉइज़ है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस आपके आसपास हर जगह है। आप मोबाइल यूज़ करते हो, आप रेडियो यूज़ करते हो, आप टीवी यूज़ करते हो, आप रडार यूज़ करते हो, आप वायरलेस यूज़ करते हो, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ें जो यूज़ कर रहे हैं इनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल इनसे निकल के आता है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल क्या है, वो आपके सेंसर्स को इफेक्ट कर सकते हैं। तो आपके सेंसर्स जो आप डिज़ाइन कर रहे हो, या जो आप सेंसर सेलेक्ट कर रहे हो, वो इस तरह का सेंसर सेलेक्ट कीजिए कि उसके ऊपर इन चीज़ों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का इफेक्ट ना हो। नेक्स्ट है रगनेस। रगनेस मीन्स रफनेस, वो रफ एंड टफ हो, जिसको यूज़ करने में आप रफ एंड टफ, बिना किसी हेजिटेशन के आप उसको यूज़ कर सको। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि इसको ऐसे यूज़ करूँगा तो ख़राब ना हो जाए, इसको ऐसे यूज़ करूँगा तो ये क्या होगा इसका, तो इसके जिसके लिए ज़्यादा बहुत कुछ ऐसा ना सोचना पड़े। उसके बाद है पावर कंजम्पशन। पावर कंजम्पशन कम हो, ये रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है कि पावर कंजम्पशन हमारे सिस्टम की कम होनी चाहिए, सो दैट आप इसको बैटरी पर यूज़ करोगे, यदि या सप्लाई के साथ भी यूज़ करोगे तो कम से कम पावर कंज्यूम करें। उसके बाद है सेल्फ टेस्ट कैपेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने आपको बताया था किसी भी सेंसर को जब आप यूज़ करते हो तो उसके अंदर कई नॉन आइडियलिटीज़ आती हैं। मैंने आपको बताया था कि कैलिब्रेशन के एरर भी आ जाती है, हिस्टेरेस लॉस भी होते हैं, या नॉन लीनियरिटी भी होती है, तो कई टाइप के होते हैं। मेनली मैं कैलिब्रेशन की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा होना चाहिए कि जैसे ही आप इसको यूज़ करना स्टार्ट करते तो बीच बीच में ये क्या करे, अपने आप को सेल्फ टेस्ट करता रहे। सेल्फ टेस्टिंग की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। कॉस्ट की बात करते हैं, यदि इकोनॉमिक फैक्टर की बात करें तो कॉस्ट की बात करते हैं। कॉस्ट कम हो और अवेलेबिलिटी हो, मीन्स ऐसा नहीं हो आज आप वो सेंसर यूज़ कर रहे हो, आपको मार्केट में बड़ी हार्डली आपने वो सर्च करके लगाया और उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब वो काम करना बंद कर दिया तो उसको सेंसर ही ना मिले आपको वो, ठीक है। तो इसलिए ऐसा सेंसर यूज़ करो जो कॉमनली अवेलेबल है, ऐसा ना हो कि वो हार्डली अवेलेबल हो। उसके बाद उसका लाइफ स्पेन ज़्यादा होना चाहिए, टाइम मीन्स लॉन्ग टाइम तक लॉन्ग लाइफ होनी चाहिए उसकी। यदि ऐसा ना हो कि बहुत कम टाइम स्पेन होगा तो आपको बार बार सेंसर चेंज करने पड़ेंगे। ये उसके बाद आता है सेंसर कैरेक्टरिस्टिक। सेंसिटिविटी अच्छी होनी चाहिए, ये सब चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ वैसे पिछले लेक्चर्स के अंदर। तो सेंसिटिविटी अच्छी होनी चाहिए, रेंज उसकी प्रॉपर होनी चाहिए जिस एनवायरनमेंट में आपको यूज़ करना हो। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत हाई रेंज होनी चाहिए, मैं ये कहूँगा कि जिस एनवायरनमेंट में आपको यूज़ करना हो उसके अकॉर्डिंग उसकी रेंज होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर रेंज होनी चाहिए। हर एक एप्लीकेशन के लिए अलग रेंज की ज़रूरत पड़ती है, तो वो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन वेरी करेगा, तो आपकी रेंज रिक्वायर्ड रेंज को सूट करना चाहिए। स्टेबिलिटी, सिस्टम स्टेबल होना चाहिए, ऐसा ना हो कि अनस्टेबल सिस्टम हो वो आपको आउटपुट गलत देना स्टार्ट कर देगा।
रिपीटेबिलिटी होनी चाहिए। आप रिपीटेडली यदि कोई सेंसर को कहीं यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि एक बार सेम फिजिकल पैरामीटर को चेक किया, फिजिकल क्वांटिटी को चेक किया तो उसने अलग आउटपुट दिखाई, नेक्स्ट टाइम चेक किया तो अलग आउटपुट दिखाई। वेइंग बैलेंस लगा लो, आपने 2 kg फ्रूट ले लिया और वो फ्रूट को आपने उसके ऊपर रखा, फर्स्ट टाइम में तो अलग वेट दिखाया, नेक्स्ट टाइम दोबारा रखा 2 kg तो दोबारा अलग दिखाया। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए, लीनियरिटी होनी चाहिए, लीनियर बिहेवियर होना चाहिए। लीनियर बिहेवियर में प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके बाद एरर मिनिमम होनी चाहिए। उसके बाद है रिस्पॉन्स टाइम, उसका रिस्पॉन्स टाइम प्रॉपर होना चाहिए। बहुत ऐसा ना हो कि फिजिकल पैरामीटर तो चेंज होता जा रहा है और उसका रिस्पॉन्स टाइम इतना हाई है कि वो आपको आउटपुट ही नहीं दे रहा जल्दी से। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बहुत लो, वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ हो पाए, इस तरीके का होना चाहिए। ऐसा नहीं कहूँगा कि ये सभी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक बताई है वो आपको एक किसी के अंदर मिल जाएंगी। सभी कहते हैं कि सभी जो क्वालिटीज़ होती हैं वो किसी एक जगह नहीं मिलती आपको। जब हम इंसान को भी देखते हैं तो कई बार हम इंसान को आइडियल इंसान सर्च करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, हम आइडियल फ्रेंड ढूंढना शुरू कर देते हैं कि भाई ऐसा हो जिसमें ये कमी भी ना हो, ये भी ना हो। आइडियल कुछ नहीं होता, तो आइडियल आपको कभी नहीं मिलेगा। तो आइडियल फ्रेंड की सर्च कर रहे हो, आइडियल पेरेंट्स की सर्च कर रहे हो, या कुछ भी अपने फ्रेंड पेरेंट्स का मतलब पेरेंट्स में आप आइडियलिटी चाहते हो कि भाई वो ये नहीं करते, ये नहीं करते, या अपने टीचर्स के अंदर आइडियलिटी चाहते हो कि इस टीचर में ये कमी है, इस टीचर में ये कमी है। तो कमियां हर एक के अंदर होती है, आप अपने अंदर ही देख लो कितनी कमियां मिलेंगी। तो ये मैंने थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लिया है। तो सेम वे जब आप सेंसर्स की बात करते हैं तो मैंने इतनी सारी जो कैरेक्टरिस्टिक बताई ये आपको एक जगह नहीं मिलेंगी सभी। कोशिश करो आपको मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक इनमें से मिले, जो मैक्सिमम आपको सेटिस्फाई कर सके वो आप सेंसर पिक करो, आपके पास चॉइस है तो। अब सेंसर का क्वालिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेजरिंग पैरामीटर, किस चीज़ को मेजर करना है उसके बेस पर। ये थोड़ा 2-3 एग्जांपल मैंने दिए हैं, बहुत ज़्यादा एग्जांपल हो सकते हैं यहाँ। तो डिस्प्लेसमेंट सेंसर क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट को मेजर करेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितना मूव किया है, उसको मेजर करेगा। पोजीशन सेंसर क्या है, वो पोजीशन का देखेगा कि किस पोजीशन पे था पहले और उसकी न्यू पोजीशन क्या है। किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो पोजीशन को चेक करेगा कि उससे इसका डिस्टेंस कितना है, उससे इसका डिस्प्ले मीन्स उसके रिस्पेक्ट में, उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन क्या है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर ये तीनों चीज़ें लगभग कंफ्यूज करती हैं। देखिए प्रॉक्सिमिटी सेंसर का मीनिंग भी एक्चुअल में पोजीशन से ही है, लेकिन वो पोजीशन कैसे देखता है, उसने अपने आसपास एक रीजन बना रखा है, उस रीजन के अंदर कोई आ गया तो वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर उसको देखेगा। मीन्स एक एक रेंज है 2 मीटर की, उस 2 मीटर रेंज में कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो उसको सेंस कर लेगा। तो यहाँ सिर्फ ये है कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट उसके अंदर आ गया, सेंसर की 2 मीटर की रेंज में कोई आ गया तो उसको सेंस कर लेगा, ठीक है। जब मैं पोजीशन सेंसर की बात करता हूँ तो रेफरेंस पॉइंट से उसका देखते हैं कि उसका पोजीशन क्या है रेफरेंस पॉइंट के रेफरेंस में। और जब मैं डिस्प्लेसमेंट सेंसर की बात करता हूँ तो वो डिस्प्लेसमेंट देखता है कि पहले कितना था, किस पोजीशन पे था, अब किस पोजीशन में, रिलेटिव डिफरेंस निकालता है वो, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन और प्रॉक्सिमिटी, सुनने में ये तीनों चीज़ें लगभग सेम है, मैंने इनका डिफरेंस आपको बताने की कोशिश की है। डिफरेंट सेंसर्स, अब मैंने यहाँ बहुत सारे सेंसर लिखे हुए, बहुत सारे, हो सकता है कोई रिपीट भी हुआ हो तो इसको जल्दी से आप रीड कर सकते हैं। पोटेंशियोमीटर सेंसर, एलवीडीटी आ गया, ऑप्टिकल एनकोडर आ गया, न्यूमेटिक सेंसर, हॉल इफेक्ट सेंसर, वेलोसिटी सेंसर, पायरो इलेक्ट्रिक सेंसर, फोर्स सेंसर, प्रेशर सेंसर, पीजो इलेक्ट्रिक एक्चुएटर एंड सेंसर। एक्चुएटर हम बाद में पढ़ेंगे, अभी सेंसर की बात करते हैं। इसमें एक्सेलरोमीटर आ गया या पीजो इलेक्ट्रिक फोर्स सेंसर आ गया, ये इसी के पार्ट हैं। उसके बाद है टेक्टाइल सेंसर, लेवल सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलरोमीटर, जायरोस्कोप, एक्सेलरोमीटर शायद रिपीट हुआ है, गैस सेंसर, इंफ्रारेड सेंसर, और उसके बाद है ऑप्टिकल सेंसर, उसके बाद है माई थिंग्स आईओटी सेंसर, वाटर क्वालिटी सेंसर, केमिकल सेंसर, स्मोक सेंसर,
motion detection sensor, light sensor, ultrasonic sensor, IR sensor, biosensors, magnetic sensor, analog sound sensor, वाइब्रेशन सेंसर, RFID और बारकोड, विजन सेंसर, जायरोस्कोप, जायरोस्कोप रिपीट हुआ है, कंपास, टिल्ट और एक्सेलरेशन सेंसर और लाइट सेंसर, IR सेंसर, फोटो डायोड, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ये लाइट सेंसर के तीन मेथड है लाइट सेंसर, लाइट को सेंस करने के, IR सेंसर, फोटो डायोड और लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। उसके बाद टेम्परेचर सेंसर है, थर्मिस्टर और थर्मोकपल से आप देख सकते हैं। उसके बाद प्रेशर, फोर्स, वेट सेंसर, स्ट्रेन गॉज से देख सकते हैं या लोड सेल से देख सकते हैं। इन मेथड से आप देख सकते हैं। बायो सेंसर है, पोजीशन सेंसर है, पोटेंशियोमीटर है, एनकोडर है। पोजीशन सेंसर आप दो मेथड से देख सकते हैं, पोटेंशियोमीटर से और एनकोडर से। ठीक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे, एनकोडर भी पढ़ाऊंगा। इसमें मोस्टली हम आगे डिस्कस करेंगे हॉल इफेक्ट सेंसर और फ्लेक्स सेंसर, साउंड सेंसर, माइक्रोफोन। साउंड सेंसर और माइक्रोफोन, साउंड एक्चुअली माइक्रोफोन से ही सेंस होती है। ठीक है, अल्ट्रासोनिक सेंसर, टच सेंसर, PIR सेंसर, टिल्ट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, गैस सेंसर। ये इतने टाइप के हैं और मैं जो मुझे लग रहा है अराउंड 10 के अराउंड रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो वो इतनी लंबी लिस्ट थी, उसमें से चेक करना मुश्किल होता है थोड़ा। प्रिंट आउट लेके चेक करता तो इजीली हो जाता, लेकिन प्रिंटर अवेलेबल नहीं था तो मैंने इस तरीके से ऐसे किया। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ सेंसर्स। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिखा रखे हैं। वाटर लेवल सेंसर है, LDR है, एनालॉग साउंड सेंसर है, करंट सेंसर है और इलेक्ट्रिसिटी सेंसर है। ये मैंने यहाँ कुछ शो कर रखे हैं। अब सबसे पहले बात आती है पोटेंशियोमीटर सेंसर की। अब हम इनको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियोमीटर सेंसर बहुत सिंपल इसकी कंस्ट्रक्शन है, आप देखोगे बहुत सिंपल कंस्ट्रक्शन है। यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ ये वेरिंग है, मीन्स ये आप इसको वेरी कर सकते हो, जैसे रियोस्टेट होता है इस टाइप में ही है। तो आप इसको वेरी कर सकते हो, इसकी पोजीशन मूव कर सकते हो और यहाँ इनपुट दे रहे हो और यहाँ पर आउटपुट ले रहे हो। अब ये देखिए, ये आपने किस जगह पर लगा रखा है। आपने यदि ये यहाँ लगा रखा है तो आपको करंट लगभग, आपको वोल्टेज लगभग उतनी मिल जाएगी आउटपुट में, अप्रॉक्सीमेट जितनी आपने इनपुट ली है उतना ही आउटपुट मिल जाएगी। यदि आपने इसकी पोजीशन यहाँ रखी है तो मीन्स इन द पाथ देयर इज नो रेजिस्टेंस, पाथ में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो आपको आउटपुट वही मिल जाएगी जो आपने यहाँ लगाया है। उसके बाद क्या है, इनपुट लगाया है। उसके बाद यदि ये मूव कर गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट होगा ये आगे मूव करता रहेगा, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस पाथ में ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाएगा। आप पाथ देखिए, आउटपुट के लिए पाथ देखिए, करंट का पाथ, तो रेजिस्टेंस पाथ में आना स्टार्ट हो जाएगा और रेजिस्टेंस पाथ में आएगा इट मीन्स कि पोटेंशियल लॉस, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। पोटेंशियल ड्रॉप होने से क्या होगा, V आउटपुट डिक्रीज होता चला जाएगा। तो जैसे जैसे इस एरो, जो ये एरो लगा रखा है, इस पॉइंट की मोमेंट इस साइड होगी, नीचे की साइड होगी, तो क्या होगा कि ये आउटपुट में वोल्टेज कम होना स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आप एक पोटेंशियोमीटर ले लो, उसके अंदर आप डिस्प्लेसमेंट मेजर कर सकते हो। यहाँ यदि इसको एक मूविंग ऑब्जेक्ट से जोड़ दो आप, तो उस मूविंग ऑब्जेक्ट में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है वो इससे मेजर हो जाएगा। इससे पता लग जाएगा कि यहाँ आउटपुट कितनी आ रही है। जितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी, यहाँ से यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए इसको, जितनी ज़्यादा यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगी इस साइड में, तो उतना ही कम आउटपुट यहाँ आती जाएगी। या मैं इसका ये कहूँ कि यदि यहाँ से मूव कर रहा है, यदि मैं यदि इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखता हूँ, तो जितना यदि यहाँ होगा तो इसका मतलब क्या है कि आउटपुट मिनिमम आएगी, आउटपुट मिनिमम। जितना इधर मूव करूँगा तो जितना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता जाएगा, आउटपुट इंक्रीज होती चली जाएगी। इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। बनाने को आप कैसे भी बना लो, यदि आप इधर मूवमेंट करने के लिए बनाओगे तो इन्वर्सली हो जाएगा, मीन्स जितना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा उतनी आउटपुट कम होती चली जाएगी। और यदि इसको इधर जीरो इधर मान लिया, मैक्सिमम इधर मान लिया, तो क्या होगा कि इधर मूव करेगा ये, जितनी डिस्प्लेसमेंट इधर इंक्रीज होती चली जाएगी उतना क्या है, यहाँ पर आउटपुट भी इंक्रीज होता चला जाएगा। बहुत सिंपल है। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट दिखा रखी है। जब मैं यहाँ देखूँ तो इस डायग्राम को देखता हूँ तो हेयर इज़ द
रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ इसको थोड़ा रोटरी फॉर्म में लगा दिया है रेजिस्टेंस वही, इसको रोटरी फॉर्म में लगा दिया। डायग्राम बिल्कुल सेम है, यदि आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो। जस्ट अब क्या होगा, यहाँ ये ब्रश यूज़ हो रही है, ब्रश इसको बोलते हैं, ये टच होकर रहती है इसके साथ, ये टच नहीं दिखा रखा है वैसे, लेकिन इसके साथ टच होकर रहती है, ये इसके साथ टच होकर रहेगी, ये यहाँ से यहाँ मूव करेगी, और जैसे ही आपकी रोटेशनल मूवमेंट होती जाएगी वैसे ही आउटपुट के अंदर वोल्टेज डिक्रीज या इंक्रीज होता चला जाएगा। यदि इसकी पोजीशन यदि यहाँ है, इसका मतलब आउटपुट मैक्सिमम है, आउटपुट मैक्सिमम है। और यदि इसकी मोमेंट यहाँ है, यदि इसकी पोजीशन यहाँ है, सॉरी इसकी पोजीशन है तो यहाँ है, तो इसका मतलब क्या, इट मीन्स आउटपुट विल बी मिनिमम, आउटपुट उस टाइम मिनिमम होगा। तो हम ये यदि 0 पॉइंट मान लें, और यदि ये डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम रोटेशनल, इसको मैं 360 तो नहीं मान सकता, 360 क्या 270, 280 या 300 का डिग्री का एंगल मान लो, तो इतनी एंगल तक तो मैं इसको चेक कर सकता हूँ। ठीक है, इसको आप बिल्कुल यहाँ तक ले आओ तो 360 एंगल भी आप इससे मेजर कर सकते हो। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगी, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप इसे चेक कर सकते हो, इसे मेजर कर सकते हो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझ आ गया होगा आपको। जितना ये इधर रोटेट करता जाएगा, ये एरो का मतलब यहाँ से कोई एक्सल जुड़ा हुआ है, और वो एक्सल क्या कर रहा है, इसको रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और वहाँ से आपको ये पता लग जाएगा इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है। क्यों, कैसे पता लगेगा, आउटपुट में जो वोल्टेज आएगी वो इंक्रीज या डिक्रीज होती चली जाएगी अकॉर्डिंगली जहाँ इसकी पोजीशन होगी। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। यहाँ यही चीज़ बता रखी है कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसके ऊपर डिपेंड करेगा, एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा यदि लीनियर है तो, और यदि ये रोटेशनल है तो थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा। जो पिछले डायग्राम में मैंने शो किया वही चीज़ यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में शो कर दी। ये पोटेंशियोमीटर के सेंसर के डायग्राम्स हैं। इन पोटेंशियोमीटर सेंसर के अंदर आप यहाँ से कोई भी रोटर जोड़ सकते हो, कोई भी ऐसी चीज़ जोड़ सकते हो जिसकी रोटेशन को आपने मेजर करना है। इसकी रोटेशन को, फॉर एग्जांपल एक मोटर है जो बहुत स्लोली रोटेट कर रही है, उसका आप चाहते हो कि उसकी रोटेशन, डिग्री ऑफ रोटेशन आपको पता लग जाए। तो डिग्री ऑफ रोटेशन यदि आपको उसकी पता लगानी है तो आप क्या करोगे, मोटर के रोटर को इसके साथ पोटेंशियोमीटर सेंसर के साथ आप कनेक्ट कर दो। उसके बाद जितना रोटेशन उसकी होगी मोटर में वो नहीं कह रहा कि कंटिन्यूसली कई रोटेशन लेती है, जो सिंगल 360 रोटेशन में मूव करती है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, मैं उस मोटर की बात कर रहा हूँ। तो उसके अंदर यदि आप चाहते हो कि उसकी, आपको ये पता लग जाए उसकी पोजीशन क्या है मोटर की, तो आप उसका जो रोटर है, उसका जो एक्सल है उसको इसके साथ कनेक्ट कर दो, यहाँ कनेक्ट कर दो, और उससे क्या होगा, जो आउटपुट वोल्टेज जो आएगी वो आपको ये बता देगी कि इसकी पोजीशन क्या है, मोटर की पोजीशन क्या है 360 डिग्री एंगल के अंदर, विद इन 360 एंगल। तो इसमें आप यहाँ बताइए, एक बार सोच के देखिए, मैंने एक्टिव और पैसिव सेंसर्स की आपको डेफिनेशन बताई थी। ये एक्टिव सेंसर है, पैसिव सेंसर है, सोचिए आप एक बार, एक्टिव की डेफिनेशन क्या थी और पैसिव सेंसर की डेफिनेशन क्या थी। ये है पैसिव सेंसर, क्योंकि इसमें आपको इनपुट भी देनी पड़ रही है। यदि इनपुट नहीं होगी, इनपुट सिग्नल नहीं होगा तो आउटपुट नहीं रहेगी, तो ये पैसिव सेंसर है, एक्टिव सेंसर नहीं है ये। नेक्स्ट है स्ट्रेन गॉज। स्ट्रेन गॉज के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है जिसका जो रेजिस्टेंस है वो जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, स्ट्रेंड होगा मतलब खिंचाव आएगा उसमें, तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा। इसके प्रिंसिपल को बड़ा ध्यान से समझना। यहाँ एक ये जिग जैग टाइप में एक स्ट्रक्चर है, ये देखिए आप, ये मेटालिक स्ट्रिप देख रहे होगे, ये मेटालिक स्ट्रिप बहुत पतली होती है, बहुत मीन्स माइक्रोमीटर थिन होती है। और ये जो जब सेंसर आएगा तो ये लेमिनेट होता है, प्लास्टिक फिल्म और लेमिनेट फिल्म मीन्स एक फिल्म्स के बीच में, दो फिल्म्स के बीच में, दो लेयर्स के बीच में लेमिनेटेड होता है। आपको बाहर से ये नहीं दिखेगा कि इसके अंदर ये चीज़ है इसके अंदर, लेकिन जब आप इसके अंदर देखोगे तो इसके अंदर ये होगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, इस टाइप। और अब आप एक चीज़ और देखिए, जब किसी भी वायर को, अब एक वायर इमेजिन कीजिए, जब किसी वायर को जब आप स्ट्रेच करके खींच के उसको लंबा कर देते हैं तो क्या होगा, उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है, उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज हो जाता है। समझ रहे होगे आप, एक वायर है 1 मीटर लंबी, आपने उसको स्ट्रेच करके 2 मीटर लंबा कर दिया, और अब देखिए अब उसका रेजिस्टेंस के साथ क्या होगा, उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो तो डिक्रीज हो गया, और उसका जो लेंथ है
लेंथ है वो इंक्रीज होगी। लेंथ इंक्रीज होने से उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होने से भी उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो एक्चुअली अल्टीमेटली आपको रिजल्ट क्या मिला, उसका इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस मिलेगा आपको, उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। सेम वे जब आप इसको देखते हो, इस स्ट्रक्चर को देखते हो, तो यहाँ जिगजैग टाइप का ये स्ट्रक्चर है, ग्रिड टाइप का स्ट्रक्चर है। तो जब इसके अंदर यहाँ प्रेशर पड़ेगा, मान लिया आप यहाँ कोई प्रेशर डालते हो, यहाँ कोई आप ऑब्जेक्ट रख देते हो, तो यहाँ वो इसको प्रेस करेगा। इसको प्रेस करने से इन जो ये यहाँ बेंड्स हैं, जहाँ बेंडिंग है, वहाँ से क्या होगा, प्रेशर आएगा तो वहाँ से लेंथ इसकी बहुत स्मॉल, मीन्स बहुत स्मॉल अमाउंट में इसकी लेंथ में वेरिएशन आएगा, बहुत स्मॉल चेंज आएगा लेंथ के अंदर। और ऐसे ही जब लेंथ में चेंज आएगा, मटेरियल उतना ही रख रहे हैं, स्मॉल लेंथ चेंज की हमने, लेंथ इंक्रीज की, तो क्या होगा कि उसका जो थिकनेस है ऑब्वियसली डिक्रीज होगी। किसी भी मैटर को उतना ही रखते हैं, जब मैं उसकी लेंथ इंक्रीज करूँगा तो थिकनेस डिक्रीज होगी। तो ये जो जॉइंट्स नहीं, जो ये टर्न्स हैं, इनके ऊपर जब मैं इसके ऊपर प्रेशर डालूंगा यहाँ, तो इन सभी जो टर्न्स हैं, जितने भी टर्न्स हैं ये, इन सभी के ऊपर प्रेशर आएगा। इन सभी के ऊपर प्रेशर आने से क्या होगा कि यहाँ टर्न्स के ऊपर स्पेशली डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी, मीन्स वेरिएशन इन लेंथ ज़्यादा होगा। तो उससे क्या होगा कि लेंथ इंक्रीज हो गई और थिकनेस डिक्रीज होगी। और जो थिकनेस डिक्रीज हो रही है वो मैंने आपको बताया है कि मेटालिक रेजिस्टिव फॉयल जो है वो माइक्रोमीटर की फॉर्म में ही है, और मीन्स यहाँ जो कुछ भी होने वाला है बहुत माइक्रो की फॉर्म में ही होने वाला है। आपको हो सकता है नैनो की फॉर्म में हो, आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप करंट फ्लो करवाओगे इसमें से, तो वो करंट कैन बी सेंस्ड, उस करंट को सेंस किया जा सकता है, और उस करंट के अंदर वेरिएशन जो आएगा उसको सेंस किया जा सकता है, और उसके जो वेरिएशन आया उसको फिर आप वेरिएशन को एम्प्लीफिकेशन करके उसको देख सकते हैं कि कितना वेरिएशन हुआ यहाँ पर, और वो जो वेरिएशन आया उसको आप कॉरेस्पॉन्डिंग आप प्रेशर में कैलिब्रेट कर सकते हो कि कितना प्रेशर इसके ऊपर पड़ा होगा, तो कितना इसमें वोल्टेज वेरिएशन हुआ। ये स्ट्रेन गॉज दिखा रखा है कैसे कनेक्ट होते हैं, ये इसके टर्मिनल्स हैं, यहाँ ये टर्मिनल्स हैं, और यहाँ इसके ऊपर प्रेशर आएगा। ये इस तरह का डायग्राम दिखा रखा है, देखिए यहाँ हम कोई भी चीज़ रखते हैं, यहाँ प्रेशर आएगा। तो जब भी आप कोई चीज़ रखोगे तो यहाँ प्रेशर आता है, इसकी लेंथ में चेंज होगा, और साथ में इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में भी चेंज होगा। और आपको पता है कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए, जिसमें रो तो आपको रेजिस्टिविटी है, एल बाई ए, एल क्या है, लेंथ ऑफ वायर, और ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उस वायर की, थिकनेस कह सकते हो आप इसको। इससे आगे क्या है, इससे आगे मैं इसका प्रिंसिपल देखता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी इसके ऊपर आप प्रेशर डालते हो तो उसमें इलोंगेशन होती है या कॉन्ट्रैक्शन होती है, या तो बड़ा हो जाएगा, वायर की लेंथ बड़ी हो जाएगी, या वायर की लेंथ कम हो जाएगी। जब इनकी इस तरीके का चेंज आते हैं तो वहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में भी चेंज आएगा, और वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप मेज़र कर सकते हो। इस टाइप रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, और रेजिस्टेंस में चेंज आने का इफेक्ट कहाँ देखने को मिलेगा, वो जो आउटपुट वोल्टेज आ रही है उसके अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, सेंसिंग एलिमेंट ऑफ द स्ट्रेन गॉज इज मेड ऑफ कॉपर निकल अलॉय फॉयल। कॉपर और निकल का अलॉय होता है, उससे ये बनाई जाती है। जो अलॉय फॉयल होती है वो रेजिस्टेंस में जो उसका चेंज आता है, और जो चेंज है वो प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन जितना उसके ऊपर आया उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो हम ये कह सकते हैं डेल्टा इन आर, डेल्टा जो आर के अंदर जो चेंज आया, रेजिस्टेंस में जो चेंज आया, डेल्टा आर मीन जो रेजिस्टेंस में जो चेंज आया वो किसके प्रोपोर्शनल है, दैट इज के एप्सिलॉन आर। यहाँ क्या है कि आर द ओरिजिनल रेजिस्टेंस जितना शुरू में था ओम्स के अंदर है, और डेल्टा आर इलोंगेशन है, के इज़ द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और ये स्ट्रेन है। तो इसलिए क्या है, ये कांस्टेंट होगा, ये भी कांस्टेंट है क्योंकि ये शुरू में आपने जो लिया है वही रहेगा। इट मीन्स आप ये कह सकते हो डेल्टा आर इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन।
ये स्ट्रेन को शो कर रहा है, ये स्ट्रेन के डिपेंडेंट हो गया।